हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस एजुकेशनल चैनल में। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि मार्क्सवादी विचारधारा क्या होती है और वह राज्य के बारे में क्या समझती है। तो देखिए, मार्क्सवादी राज्य के स्वरूप के संबंध में दूसरी सबसे पुरानी विचारधारा है। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि उदारवादी सबसे पुरानी विचारधारा है और उसके बाद जो दूसरी सबसे पुरानी विचारधारा है वह मार्क्सवादी विचारधारा है। तो यह राज्य के स्वरूप में सबसे पुरानी दूसरी सबसे पुरानी विचारधारा है। कार्ल मार्क्स और लेनिन आदि विद्वान इसके समर्थक हैं। इन विद्वानों का मानना है कि राज्य वर्ग संस्था है और जो पूंजीपति वर्ग द्वारा अपने हितों के लिए कायम की गई है। अब देखिए, जो मार्क्सवादी हैं वह मानते हैं कि यह राज्य जो है एक वर्ग संस्था है और किसी एक वर्ग द्वारा इस संस्था को बनाया गया है और वह वर्ग है पूंजीपति वर्ग। इन्होंने अपने हितों की रक्षा के लिए अपने आप को सर्वोत्तम बड़ा बनाए रखने के लिए राज्य नाम की संस्था को बनाया है और उसका विकास किया है। ऐसा मार्क्सवादियों का मानना है। इनका मानना है कि यह एक वर्ग के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई है और मार्क्सवादी राज्य को बनावटी संस्था मानते हैं और इनका मानना है कि राज्य धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अब इनका मानना है कि यह एक वर्ग संस्था है जिसको मनुष्य ने अपने हितों की रक्षा के लिए बनाया है और यह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो आपको को दोस्तों इतना समझ आ गया होगा। अब देखते हैं कि मार्क्सवादी के अनुसार राज्य क्या है, राज्य का अर्थ क्या है। तो देखिए, कार्ल मार्क्स कार्ल मार्क्स मानते हैं कि राज्य एक उस संगठन के अलावा कुछ भी नहीं है जिसे पूंजीपति वर्ग अपनी संपत्ति तथा विशेष अधिकार की आंतरिक और बाहरी खतरों की रक्षा करने के लिए अपनाता है। अब मार्क्सवादी का मानना है कि राज्य एक संगठन है, उस संगठन के अलावा कुछ भी नहीं है जिसका प्रयोग केवल पूंजीपति वर्ग अपनी शक्ति को बढ़ाए रखने के लिए और अपनी संपत्ति के बाहरी खतरों को रोकने के लिए सिर्फ बनाया गया है। सिर्फ इनको एक मार्क्स का मानना है कार्ल मार्क्स का मानना है कि यह केवल एक संगठन है जिसको पूंजीपति ने बनाया है अपनी रक्षा के लिए और अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए। ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना है। अब एंगल्स का मानना है राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण करने के लिए यंत्र के अलावा कुछ भी नहीं है। अब एंगल्स राज्य को एक शोषण करने का यंत्र मानते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं मानते राज्य को। तो आपने समझ लिया होगा कि कार्ल मार्क्स और एंजल्स के हिसाब से राज्य का अर्थ क्या है, राज्य क्या होता है। अब मार्क्सवादी के अनुसार राज्य क्या है, उसका स्वरूप कैसा है, उसका नेचर कैसा है, यह जानते हैं। तो देखिए, मार्क्सवादी राज्य के बदलते स्वरूप में विश्वास रखते हैं। अब मार्क्सवादियों का मानना है कि राज्य जो है निरंतर बदलता रहता है, वह किसी एक स्थान पर नहीं टिका रहता है, वह निरंतर बदलता रहता है। इसलिए मार्क्सवादी राज्य के स्वरूप को समझने के लिए राज्य के भिन्न भिन्न रूपों के स्वरूपों को समझना होगा। अब देखिए, मार्क्सवादी मानते हैं कि राज्य का स्वरूप हमेशा बदलता रहता है। तो अगर हमें मार्क्सवादी के स्वरूप को जानना है तो हमें विभिन्न स्वरूपों को पहले जानना पड़ेगा, फिर हम मार्क्सवादी के राज्य के स्वरूप को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले स्वरूप को समझते हैं, वह है पूंजीपति राज्य का स्वरूप। अब देखिए, जिन राज्यों में साम्यवादी क्रांति नहीं हुई है, मार्क्सवादी उन राज्यों को पूंजीपति राज्य मानते हैं और उनके विचार अनुसार पूंजीपति राज्य की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। अब देखिए, जहाँ पूंजीपति क्रांति नहीं हुई है उन्हें मार्क्सवादी पूंजीपति राज्य मानते हैं और उसके अनुसार उनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, उनके अनेक कार्य होते हैं। तो वह कार्य देखते हैं कि जो पहला राज्य का वर्ग स्वरूप है। अब देखिए, मार्क्सवादी राज्य को एक वर्ग संगठन मानते हैं। उनका मानना है कि हर युग में राजनीतिक शक्ति उन लोगों के हाथों में ही रहती है जिनका उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रहता है और पूंजीपति राज्य में समाज सदैव ही साधनों के मालिक तथा साधनों से रहित दो अंतर विरोधी वर्गों में विभाजित रहता है और इन वर्गों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता है। अब मार्क्सवादी मानते हैं कि जो पूंजीपति वर्ग है, पूंजीपति राज्य, वह वर्ग संगठन है, वर्ग स्वरूप है, जो जिसका जिसका उत्पादन के ऊपर नियंत्रण रहता है। राज्य केवल उन्हीं हित के हितों की रक्षा करता है, उन्हीं की बातों को मानता है और उन्हीं के अनुसार ही राज्य चलता है। और जो दूसरा वर्ग है जिसका राज्य के उत्पादनों पर नियंत्रण नहीं होता, गरीब तबका है, उसकी अनदेखी करता रहता है और जो अमीर वर्ग है और जो गरीब वर्ग है इनके बीच में हमेशा संघर्ष चलता रहता है। ऐसा मार्क्सवादियों का मानना है। अब दूसरा देखिए, राज्य का दमनकारी स्वरूप। अब मार्क्सवादियों का मानना है कि पूंजीपति राज्य में शासक वर्ग सदैव राज्य शक्ति का प्रयोग शासित वर्ग के शोषण के लिए करता है। पुलिस, अदालतें, सेना तथा अन्य अधिकारी वर्ग के द्वारा गरीबों का शोषण किया जाता है। अब देखिए, जो मार्क्सवादी हैं वह राज्य को दमनकारी मानते हैं, दमनकारी स्वरूप मानते हैं। उनका मानना है कि जो राज्य है अपनी शक्ति का प्रयोग हमेशा गरीबों का
मजदूरों का शोषण करने के लिए ही करती है। और जो पुलिस, अदालतें, सेना है, इनका यह उनकी शक्ति है जिनका प्रयोग वह मजदूरों का शोषण, गरीबों का शोषण करने के लिए ही करते हैं, ऐसा मानना है मार्क्सवादियों का। और दूसरा, वर्ग विरोधों का समझौता संभव नहीं है। अब जो दो वर्ग पाए जाते हैं पूंजीपति राज में, उन दो वर्गों का समझौता संभव नहीं, ऐसा मार्क्सवादियों का मानना है। तो क्यों संभव नहीं है, यह देखते हैं। मार्क्सवादियों के अनुसार पूंजीपति राज में शासक वर्ग अपने हितों की रक्षा करने तथा वर्ग विरोधों को बनाए रखने के लिए राज्य शक्ति का प्रयोग करते हैं। इसलिए संपत्ति के अधिकार को पवित्र माना जाता है ताकि अमीरों की संपत्ति की रक्षा की जा सके। अब देखिए, उनका मानना है कि जो पूंजीपति राज्य में जो पूंजीपति लोग हैं वह वर्ग विरोधों को बनाए रखने के लिए, अमीर गरीब ऊंच नीच की जाति को बनाए रखने के लिए राज्य की शक्ति का प्रयोग करते हैं। इसलिए वर्ग विरोधों को खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूंजीपति वर्ग चाहते नहीं है कि गरीब लोग उनके अनुसार उनके बराबर में चलें, बैठें, उठे बैठें, इसलिए चाहते नहीं, इसलिए यह वर्ग विरोध जो है वह समाप्त नहीं हो सकता, ऐसा मार्क्सवादियों का मानना है। अब चौथा देखिए, पूंजीपति राज्य को हिंसक साधनों द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। अब इनका मार्क्सवादियों का मानना है कि पूंजीपति राज्य उसे केवल हिंसक स्वरूपों द्वारा, लड़ाई झगड़े के द्वारा ही पूंजीपति वर्ग को समाप्त किया जा सकता है, ऐसा मार्क्सवादी का मानना है। देखिए, मार्क्सवादी के अनुसार पूंजीपति संवैधानिक साधनों के प्रयोग द्वारा सत्ता को छोड़ने वाला नहीं है, उनको केवल हिंसक साधनों के द्वारा ही सत्ता से अलग किया जा सकता है। अब देखिए, जो मार्क्सवादी हैं वह मानते हैं कि जो पूंजीपति लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनको संवैधानिक कानूनों के नियमों के अनुसार तो हटाया ही नहीं जा सकता है, पूंजीपति राज्य का समाप्त किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि कोई भी उन पर केस करेगा कुछ भी तो वह पैसे खिलाकर उन केसों से बाहर आ जाएंगे। तो इनका मानना है जब तक लड़ाई झगड़े द्वारा उनको नहीं हटाया जाता है सत्ता से, तब तक वह सत्ता से हटने वाले नहीं है, ऐसा मार्क्सवादियों का मानना है। अब देखिए, यह पूंजीपति स्वरूप था। अब देखते हैं मजदूर वर्ग के राज्य का स्वरूप क्या है। तो मजदूर वर्ग के बारे में जान लेते हैं। अगर मजदूर वर्ग का राज्य में अस्तित्व होता तो कैसा होता। तो एक मार्क्सवादी का अंतिम लक्ष्य राज्य रहित तथा वर्ग रहित समाज की स्थापना करना है। अब मार्क्सवादियों केवल लक्ष्य है कि राज्य रहित और वर्ग रहित राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, जहाँ कोई भी राज्य नाम की संस्था ना हो, क्योंकि मार्क्सवादी राज्य को वर्ग विभाजित संस्था मानते हैं, जिसने केवल वर्ग बनाए रखने के लिए, ऊंच नीच जाति पाति का अंतर बनाए रखने के लिए अस्तित्व में, तो यह राज्य को पसंद नहीं करते हैं और राज्य के समाप्त होने की आशा करते हैं। अब परंतु यह कहते हैं कि पूंजीपति राज्य के समाप्त के तुरंत बाद ऐसा नहीं हो सक पाएगा। उनका मानना है कि थोड़े समय के लिए मजदूरों को राज्य सत्ता अपने हाथों में लेकर मजदूर वर्ग की तानाशाही स्थापित कर लेनी चाहिए, जिसका उद्देश्य हमेशा क्रांति के दुश्मनों तथा पूंजीपति के दलालों का सर्वनाश करना। इस तरह की स्थिति को मार्क्सवादी मजदूर वर्ग का राज्य मानते हैं। अब देखिए, मार्क्सवादी का मानना है कि अगर पूंजीपति का राज्य समाप्त हो जाता है तो भी राज्य समाप्त नहीं होगा और वर्ग रहित समाज सीधा अस्तित्व में नहीं आ सकता। उसके लिए सबसे पहले मजदूर वर्ग को कुछ शक्तियां देनी पड़ेंगी, मजदूर वर्ग का राज्य स्थापित करना पड़ेगा, और मजदूर और जो बीच में बिचौलिए या उनके जो दोस्त साथी हैं उनको समाप्त करना पड़ेगा, घूसखोरों को समाप्त करना पड़ेगा, तब जाके राज्य रहित और वर्ग रहित राज्य की स्थापना हो सकती है, ऐसा मार्क्सवादियों का मानना है। तो इनके सारे इनके पॉइंट्स देख लेते हैं कि विशेष अधिकारों की संपत्ति। देखिए, मजदूर वर्ग के राज्य में सभी सरकारी अधिकारियों तथा अन्य विशेष व्यक्ति के विशेष अधिकार समाप्त कर दिए जाएंगे। पदाधिकार और जजों का चुनाव लोगों के द्वारा किया जाएगा और ठीक कार्य नहीं करने पर उनको पदों से अलग कर दिया जाएगा। अब देखिए, मार्क्सवादियों का मानना है कि जो मजदूर वर्ग का राज्य होगा उसमें कोई भी विशेष अधिकार नहीं होंगे, जो भी हम पुलिस को या बड़े ऑफिसर्स को जो विशेष अधिकार देते हैं वह मजदूर वर्ग में किसी को भी नहीं दिए जाएंगे, और वह जो लोग हैं पुलिस के जज या फिर ये सब, यह लोगों द्वारा चुने जाएंगे, और अगर वह लोगों के लिए कार्य नहीं करते हैं तो उनको हटा दिया जाएगा। ऐसा मार्क्सवादी के राज्य में, ऐसा मजदूर वर्ग के राज्य में मार्क्सवादी सोचते हैं कि ऐसा होगा। कानून निर्माण के लिए विधान मंडलों की स्थापना। अब देखिए, कानून निर्माण के लिए विधान मंडलों की स्थापना की जाएगी जिनके अधिकतर सदस्य सैनिक, मजदूर और किसान होंगे, और ऐसे विधान मंडल प्रांतीय तथा जिला स्तर पर भी स्थापित किए जाएंगे। अब देखिए, मार्क्सवादियों का मानना है कि मजदूर वर्ग के राज्य में विधानमंडल का निर्माण किया जाएगा जिसके सदस्य सैनिक, मजदूर और किसान स्वयं होंगे, खुद होंगे, जो अपने लिए नियम कानून बनाएंगे, और ऐसे ही जो विधानमंडल है वह छोटे छोटे जिला स्तर, गांव स्तर, ऐसे स्तरों पर भी होंगे जो उनके अनुसार कानून बना सकेंगे, जिससे किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, कोई एक वर्ग ना हो, कोई एक वर्ग को अधिक शक्ति ना दी जाए। अब तीसरा देखते हैं, भाषण और सरकार की आलोचना की स्वतंत्रता नहीं। अब देखिए, मजदूर वर्ग के राज्य में किसी भी व्यक्ति को भाषण करने तथा सरकार की आलोचना करने की स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी।
बल्कि सरकार का विरोध करने वालों तथा समाजवाद का विरोध करने वालों को सख्ती से कुचल दिया जाएगा। अब देखिए, जो मजदूर वर्ग का है उनका मानना है कि मार्क्सवादियों का मानना है कि मजदूरों के राज्य में किसी को भी भाषण करने या सरकार की आलोचना करने की शक्ति नहीं दी जाएगी, और अगर कोई ऐसा करता है तो उन्हें कुचल दिया जाएगा, उनका विरोध किया जाएगा, उनके ऊपर सख्ती से नियम उठाए जाएंगे, कदम उठाए जाएंगे, जो भी सरकार की आलोचना करेगा। क्योंकि यह सोचना है कि मजदूर वर्ग का जब राज्य अस्तित्व में आए तो उन्हें पूरी खुली छूट दी जा सके, जिससे वह पूंजीपति द्वारा किए गए अनेक न्यायों का बदला ले सकें, ऐसा मार्क्सवादियों का मानना है। इसलिए वह किसी भी व्यक्ति को भाषण और सरकार की आलोचना करने का अधिकार नहीं देते हैं। हिंसा और दमन, देखिए मार्क्सवादियों का विचार है कि मजदूर वर्ग के राज्य में भी हिंसा और दमन रहेगा, परंतु इसका स्वरूप और उद्देश्य बदल जाएगा। इस राज्य में हिंसा और दमन का प्रयोग उन्हीं लोगों के विरुद्ध किया जाएगा जो समाजवाद लाए जाने के रास्ते में बाधा बनेंगे। अब देखिए, इनका मानना है कि हिंसा और दमन तो पूंजीपति राज्य में था और इस राज्य में भी रहेगा, परंतु वहां जो हिंसा दमन थी वह अमीर वर्ग द्वारा गरीब वर्ग के विरुद्ध में की जाती थी। परंतु यहाँ पे इनका मार्क्सवादियों का मानना है कि मजदूर वर्ग के राज्य में हिंसा दमन रहेगी, परंतु इसका वो उद्देश्य बदल जाएगा। इसमें हिंसा और दमन उन लोगों के विरोध में की जाएगी जो समाजवाद का विरोध कर रहे होंगे, उनके विरुद्ध में हिंसा और दमन किया जाएगा, ऐसा मानना है मार्क्सवादियों का। अब देखिए, हमने मजदूर वर्ग के बारे में पढ़ लिया। अब तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं कि राज्य रहित समाज, साम्यवादी समाज का स्वरूप कैसा होगा। देखिए, एंगल्स के अनुसार पूंजीवाद के पूर्ण विनाश के बाद समाज में पाए जाने वाले वर्गों का नाश हो जाएगा और उस स्थिति में राज्य की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। बिना किसी प्रकार के दबाव या दमन के अपना अपना कार्य करेंगे, हर व्यक्ति पूरी लगन मेहनत के साथ अपना काम करेगा और जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन में वृद्धि हुई। देखिए, एंजल्स का मानना है कि जब पूंजीवादी राज्य समाप्त हो जाएगा तो लोगों के ऊपर किसी भी राज्य की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि कोई वर्ग रहेगा ही नहीं, सब एक समान मिल जाएंगे और लोग अपनी खुशी से कार्य करेंगे और अपने जितना वह कार्य करना चाहते उतना कार्य करेंगे और वह अधिक मेहनत करेंगे, क्योंकि उन्हें उनकी मेहनत के अनुसार पैसे मिलेंगे, इससे वह और मेहनत करेंगे और अनाज में वृद्धि होगी, ऐसा मानना है एंजल्स का। अब समाजवादी समाज की विशेषता देखिए, इसके बारे में देखते हैं कि समाजवादी समाज की विशेषता क्या है। यह वर्ग रहित और राज्य रहित होगा। पूंजीवादी वर्ग को समाप्त हो जाने के साथ ही समाज में पाए जाने वाले वर्ग अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे और शोषण के समाप्त हो जाने के बाद राज्य की आवश्यकता ही नहीं रही। अब देखिए, इनका मानना है कि समाजवादी राज्य में जब पूंजीपति लोग समाप्त हो जाएंगे, ऊंच नीच ही समाप्त हो जाएगी, तो फिर समाज के अंदर राज्य नाम की संस्था का भी कोई आधार ही नहीं रहेगा और वह भी समाप्त हो जाएगी, ऐसा मार्क्सवादियों का मानना है। अब आवश्यकता के अनुसार वेतन, समाजवादी समाज में हर व्यक्ति को अपनी समर्थकता के अनुसार कार्य करना पड़ेगा और उससे उसकी आवश्यकता के अनुसार वेतन मिलेगा। मार्क्सवादियों का मानना है कि जो समाजवादी समाज है उसमें हर व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करेंगे वह, और उन्हें उनके कार्य के अनुसार ही वेतन मिलेगा। जबकि पूंजीपति वर्ग में वह अपनी इच्छा के अनुसार कार्य भी नहीं करते, लोग से जबरदस्ती कार्य करवाते थे और उनकी मन मुताबिक उन्हें वेतन भी नहीं देते थे। अब ऐच्छिक संगठन, मार्क्सवादियों है दोस्तों, यहाँ मार्क्सवादी आएगा। मार्क्सवादियों का विचार है कि राज्य के समाप्त हो जाने के उपरांत लोग ऐच्छिक संगठनों का गठन करेंगे जिनके द्वारा वे अपने जीवन को स्वयं नियमित करेंगे। इन संगठनों में कोई ऊंचा और कोई निम्न नहीं होगा, बल्कि हर व्यक्ति समान होंगे। अब देखिए, इसमें ऐच्छिक संगठन होंगे। मार्क्सवादियों का मानना है कि पूंजीपति वर्ग समाप्त हो जाएगा तो लोग आपस में एक संगठन बनाएंगे, इसमें कोई ऊंचा नीचा नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों, मार्क्सवादी के अनुसार राज्य का स्वरूप कैसा है वह देखते हैं। देखिए दोस्तों, राज्य वर्ग संगठन है। अब इनका मानना है कि राज्य जो है वर्ग संगठन है। अब मार्क्सवादी के अनुसार राज्य इतिहास में हर काल में एक वर्ग संगठन के रूप में रहा है और इस वर्ग का उत्पादन और उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रहा है, और इसके अनुसार राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का दमन करने के साधन से अधिक कुछ भी नहीं है। अब देखिए, मार्क्सवादियों का मानना है कि राज्य एक वर्ग संगठन है और यहाँ इतिहास से लेकर शुरू से लेकर राज्य हमेशा एक वर्ग का ही दबदबा रहा है और इसके अनुसार वह अन्य वर्गों का शोषण करता रहा, ऐसा मार्क्सवादियों का मानना है। और राज्य एक प्राकृतिक और नैतिक संस्था नहीं।
अब मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य तो विशेष वर्ग के हितों की रक्षा करता है और यह संस्था एक विशेष वर्ग के हितों की रक्षा ही करती है और ऐसी संस्था की नैतिकता और प्राकृतिक संस्था नहीं माना जा सकता। मार्क्सवादी तो राज्य को अमीरों के हाथों में गरीबों को शोषण करने का यत्न मानते हैं। अब देखिए मार्क्सवादी वह राज्य को प्राकृतिक और नैतिक संस्था नहीं मानते, क्योंकि यह मानते हैं कि जो राज्य है वह गरीब व्यक्ति का, ऊंच नीच का, इन सबको बनाए रखती है, इसलिए यह प्राकृतिक संस्था नहीं हो सकती है। यह केवल एक वर्ग का ही साथ देती है, इसलिए इसे प्राकृतिक संस्था, नैतिक संस्था नहीं माना जा सकता, इसे एक वर्ग की संस्था ही माना जाएगा, ऐसा मार्क्सवादियों का मानना है। अब देखिए राज्य शासक वर्ग के हितों की रक्षा करता है। अब मार्क्सवादियों के अनुसार जिस वर्ग का भी उत्पादन और उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रहता है उस वर्ग का ही राज्य शक्ति पर नियंत्रण रहता है, और जिस वर्ग का राज्य शक्ति पर नियंत्रण रहता है राज्य उसी वर्ग के हितों की रक्षा करता है। अब मार्क्सवादियों का मानना है कि जो राज्य वह एक वर्ग के हितों की रक्षा करता है। अब जिस वर्ग का भी उत्पादन मतलब राज्य की वस्तुओं पर नियंत्रण रहता है उसका राज्य के ऊपर नियंत्रण रहता है और राज्य उस व्यक्ति की रक्षा करता है, ऐसा मार्क्सवादियों का मानना है। अब इनके अनुसार राज्य कृत्रिम संस्था है। मार्क्सवादी राज्य को प्राकृतिक संस्था नहीं मानते हैं, वे राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानते हैं जिसका निर्माण पूंजीपतियों के द्वारा अपने हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया। अब मार्क्सवादी राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानते हैं, यह राज्य को मनुष्य द्वारा बनाई गई एक संस्था मानते हैं और उनका मानना है कि यह पूंजीपति द्वारा अपने हितों की रक्षा करने के लिए बनाई गई है। राज्य का आधार शक्ति है। मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य शक्ति पर आधारित है और शक्ति के प्रयोग से ही यह प्रचलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे को बनाए रखने का यत्न करता है। उनका विचार के अनुसार जेल, पुलिस, सैनिक आदि राज्य की शक्ति के प्रतीक हैं और इनके द्वारा वह मजदूर वर्ग को कुचलता है और पूंजीपति के हितों की रक्षा करता है। अब देखिए दोस्तों, जो मार्क्सवादी हैं वह राज्य का आधार शक्ति मानता है। इनका मानना है कि शक्ति के आधार से ही राज्य बना है, उसका अस्तित्व हुआ है और जो जेल, पुलिस, सैनिक है यह उस शक्ति का प्रमाण है, इनके द्वारा ही वह गरीबों का शोषण करते हैं, ऐसा मार्क्सवादियों का मानना है। अब राज्य अस्थायी संस्था है और यह आलोप हो जाएगी। मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य एक वर्ग संस्था है और यह उस समय तक स्थापित रहेगी जब तक वर्ग रहेगा, और जब वर्ग समाप्त हो जाएंगे तो राज्य भी समाप्त हो जाएगा और राज्य की आवश्यकता नहीं रहेगी और वह भी समाप्त हो जाएगा। अब यह राज्य को एक अस्थायी संस्था मानते हैं जो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। मार्क्सवादियों का यह कहना है कि यह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, राज्य नाम की संस्था उसकी आवश्यकता ही नहीं रहेगी जब लोगों में भेदभाव समाप्त हो जाएगा। अब दोस्तों, आपको मार्क्सवादी के राज्य समझ आ गया होगा। राज्य के स्वरूप संबंधी उसके स्वरूप की आलोचना किस प्रकार की गई है वह समझते हैं। अब देखिए, राज्य केवल वर्ग संघर्षों की ही उपज नहीं है। राज्य की उत्पत्ति में केवल वर्ग संघर्ष ने ही नहीं बल्कि अनेक अन्य तथ्यों जैसे मनुष्य का सामाजिक स्वभाव, रक्त संबंध, धर्म आदि ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंत यह कहना कि राज्य केवल वर्ग संघर्ष की उपज है, यह ठीक नहीं है। अब देखिए, मार्क्सवादी ने केवल राज्य को एक वर्ग संघर्ष माना है, जबकि अन्य विद्वानों ने इसे वर्ग संघर्ष मानने से इनकार कर दिया। उनका मानना है कि केवल वर्ग संघर्ष से ये राज्य की उत्पत्ति नहीं हुई है, बल्कि अनेकों तत्व हैं जैसे रक्त संबंध, समाज, मनुष्य का अपना स्वभाव, धर्म, जाति, इनका भी राज्य की उत्पत्ति में अनेक योगदान रहा है। तो इस प्रकार भी मार्क्सवादियों की आलोचना की गई है। अब राज्य केवल एक ही वर्ग के हितों को बढ़ावा नहीं देता है। देखिए, मार्क्सवादी के अनुसार राज्य केवल शासक वर्ग के हितों का ही ध्यान रखता है और वर्तमान राज्य कल्याणकारी राज्य और सभी वर्गों का ध्यान रखता है। देखिए, मार्क्सवादी का कहना था कि वह केवल एक वर्ग का ही साथ देता है, उसकी रक्षा करता है, जबकि अनेक विद्वानों का मानना है कि परंतु आज का जो राज्य है वह कल्याणकारी राज्य है, इस जो सबके हितों का ध्यान रखता है और उनके लिए कार्य करता है। तो इस प्रकार भी मार्क्सवादियों की आलोचना की गई है। अब राज्य एक कृत्रिम संस्था है। देखिए, मार्क्सवादी राज्य को कृत्रिम संस्था मानते हैं, परंतु उनका यह दृष्टिकोण ठीक नहीं है। राज्य एक प्राकृतिक संस्था और इसका विकास धीरे धीरे हुआ है और उसके विपरीत में उनके तथ्यों ने अपना योगदान भी दिया है। अब देखिए, यह राज्य को कृत्रिम संस्था मार्क्सवादी राज्य को कृत्रिम संस्था मानते हैं, परंतु अनेक विद्वानों ने इसे कृत्रिम संस्था मानने से इनकार किया, क्योंकि राज्य कोई मनुष्य द्वारा बनाई गई संस्था नहीं है, वह प्राकृतिक संस्था अनेक विद्वान से प्राकृतिक संस्था मानते हैं जिसका धीरे धीरे विकास हुआ है। तो इस प्रकार भी मार्क्सवादियों की आलोचना की गई है। अब चौथा पॉइंट देखते हैं किस पर आलोचना की गई है। मार्क्सवादी की नए समाज की रूपरेखा वास्तविक नहीं है। अब देखिए, मार्क्सवादी के नए समाज का ऐसा चित्र खींचा है जो वास्तविकता से बहुत दूर है। ऐसा समाज जिसमें पूर्ण न्याय, पूर्ण समानता और हर व्यक्ति को उतना वेतन मिले जितनी उसकी आवश्यकता हो, जरूरत हो, उसके शोषण
कि कोई भी संभावना ना हो ऐसा राज्य तो केवल कल्पना में ही उत्पन्न संभव हो सकता है। तो देखिए जो मार्क्सवादी ने अपना राज्य बताया था कि इस प्रकार का राज्य होना चाहिए, उसमें भी अनेक विद्वानों ने उसकी आलोचना की है, क्योंकि उनका मानना है, मार्क्सवादियों का मानना है कि एक ऐसा राज्य होना चाहिए जिसमें पूर्ण न्याय, सभी को न्याय मिले और सब में समानता हो और हर व्यक्ति को उसकी ज़रूरत के हिसाब से वेतन मिले। परंतु देखिए दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की ज़रूरत तो सीमित रहती ही नहीं है, उसको तो जितना वेतन मिलता है उसको तो उससे ज़्यादा पाने की लालसा रहती है। तो इस प्रकार से इस उसके जो नया समाज है उस पर भी आलोचना की गई है कि ऐसा समाज तो केवल कल्पना में ही हो सकता है, ऐसा वास्तविकता में राज्य नहीं हो सकता है। अब देखिए 5वां पॉइंट, राज्य केवल शोषण का यंत्र नहीं है अपितु सार्वजनिक कल्याण का साधन है। मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य केवल शोषण का यंत्र है जिसमें एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण किया जाता है। परंतु मार्क्सवादियों का यह विचार ठीक नहीं, क्योंकि वर्तमान राज्य कल्याणकारी राज्य और यह अनेक उद्देश्यों के व्यक्ति को आनंदमय बनाता है। अब देखिए जो मार्क्सवादी हैं वे राज्य को शोषण करने का यंत्र मानते हैं, परंतु जो अनेक विद्वान हैं वह इसकी आलोचना करते हैं कि राज्य कोई शोषण करने का यंत्र नहीं है, यह सार्वजनिक कल्याण का साधन है, यह सबका कल्याण के लिए कार्य करता है और वर्तमान राज्य भी एक कल्याणकारी राज्य है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो समझ आई होगी, अच्छे से आपको समझ आ गया होगा कि मार्क्सवादी विचारधारा क्या है, मार्क्सवादी किस तरह का राज्य चाहते हैं और उनके अनुसार वर्तमान राज्य किस प्रकार का है। तो यह दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, हम आशा करते हैं। तो हम आपको जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।